हेलो बच्चों, मैं हूँ आर्यन। हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रीयवाद। ठीक है, राष्ट्रीयवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे भारत में राष्ट्रीयवाद राइज हुआ। हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। कुछ चीज़ें आती होंगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग वो चीज़ें बस पढ़ने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं सच में, या एग्ज़ाम में आने लायक हैं हमारे। ठीक है, लोगों को लग रहा है कि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं सर, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। नहीं, बहुत कुछ नहीं है इसमें। मैं पिछले लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर देखने के बाद जो चीज़ें लेके आना कंक्लूजन पे, उस पर हम लोग वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जो आने के चांसेस हैं वो देखते हैं। ठीक है, वास्तव में इसको अगर देखा जाए तो जब गांधी जी हमारे इंडिया में आ गए उसके बाद की कहानी पढ़ेंगे अबाउट 20th सेंचुरी, मतलब 1915 के बाद की कहानी। वैसे थोड़ी बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या कंडीशंस थी हमारे देश में और क्या क्या हालात थे, उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि 20th सेंचुरी से पहले कभी भी भारत में राष्ट्रवाद नहीं हुआ। उससे पहले बहुत बार राष्ट्रवाद हुआ। मतलब गांधी जी के आने से पहले भी लोगों ने कोशिश की थी कि किसी तरह से अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, हम पे इतने सारे अत्याचार ना किए जाएं। ठीक है, कांग्रेस भी पहले भी थी, पार्टी भी थी, सब लोग पहले थे, सब कुछ चल रहा था। बट एक चीज़ हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं की, वो क्या था? प्यार से मना करना या फिर बिना लड़ाई करे मना करना। इस चीज़ को हमने कभी कोशिश नहीं की। हम लोगों ने हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया था। ठीक है, हालांकि आए कुछ लोग, लेकिन इतने मूवमेंट्स ज़्यादा वो नहीं हो पाए थे, वायरल नहीं हो पाए। अब इस टाइम में क्या हुआ, वायरल हुआ, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो महात्मा गांधी के एंट्री के बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी चलाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम आई। जैसे 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट आया बाद में। उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें फैलाई। ठीक है, और कैसे जब गांधी जी हमारे इंडिया में आ गए उन्होंने चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू किया। ठीक है, चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू किया। मतलब 1919 में क्या हुआ था, 1919 के बाद में हमारे यहाँ क्या हुआ था कि लोगों ने स्ट्रगल को बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया क्योंकि उनके सोच में बदलाव आने लगे। 1913 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो हमारे यहाँ से अंग्रेज़ों ने क्या किया, ज़बरदस्ती कई फौजी ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया कि चल भाई भर्ती पे चल। ठीक है, आर्मी में ज़बरदस्ती जा। इसको फोर्स रिक्रूटमेंट के नाम से जानते थे, फोर्स रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती आर्मी में जमा करना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ अभी फोर्स रिक्रूटमेंट, देखा होगा यहाँ पे डार्क में लिखा हुआ है फोर्स रिक्रूटमेंट 1913 से 1918 के बीच में। उसी समय क्या हुआ, हमारे देश के हालात वैसे ही बहुत ख़राब थे। अब जहाँ घर घर में आदमी जितने भी हैं उठा के ले जाओ आर्मी में। ठीक है, बच्चे कुछ मर रहे हैं बेचारे, और क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब खाने को उनके पास वैसे ही कुछ नहीं। तो ऊपर से उनको ये बोलना है कि अगर तुम आज़ाद हो गए, मतलब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत गए, तो क्या होगा कि सबको छोड़ देंगे, तुम अपनी अपनी ज़िंदगी जीना। उसी समय एक पेंडेमिक फैल गया। पेंडेमिक फैलने से क्या हुआ कि एक बीमारी फैली और बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मरने लग गए एज अ रिजल्ट ऑफ फिमाइसेंट एपिडेमिक। 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, 12 मिलियन टू 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग मर गए उस समय। क्योंकि जो एपिडेमिक फैला था, फेमाइन फैली थी, उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें होने लगीं और हमारे यहाँ खाने की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। इसी वर्ल्ड वार के टाइम में गांधी जी की हमारे यहाँ एंट्री हुई 1915 में। हालांकि गांधी जी जो आए थे उन्होंने क्या किया था, इससे पहले कहीं पे सत्याग्रह चलाया था। कहीं पे क्या, अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था, साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली साउथ अफ्रीका एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे लोगों को कलर के बेसिस पे क्या किया जाता है, जैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये गोरा है ये काला है, काले और गोरे के बेसिस पे। वहाँ भी इसी तरह से अंग्रेज थे और उन्होंने क्या कर रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। गांधी जी ने प्यार से लोगों से बोला कि हम लोग सत्य की राह पे चल के और धर्म की राह पे चल के क्या करेंगे, जितने भी हमारे लोगों को परेशान करा जा रहा है उनको बचाएंगे। और इसी आइडिया के साथ वो 1915 में जब यहाँ आए, उन्होंने बोला हम तब भी यही करेंगे और अपने देशवासियों को बचाएंगे। जब विदेशियों को बचा सकते तो अपने यहाँ वालों को क्यों नहीं। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि गांधी जी को एक बार ट्रेन में जाते हुए अंग्रेज़ों ने उतार दिया था, तो इनको गुस्सा आ गई और इन्होंने बोला इन्होंने हमें ट्रेन से उतारा तो हम इनको देश से निकाल के फेंक देंगे। कई लोगों ने सुना भी है ना, तो हम इनको देश से निकाल के फेंक देंगे, ये उन्होंने सोचा। और कोई फिजिकल फोर्स नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं, कोई गोली नहीं चलेगी, हम ऐसे ही उनको निकाल के यहाँ से फेंक देंगे। इसके लिए इनको क्या करना था, पूरे देश को यूनाइट करना था, एक साथ करना था। जो तुम फर्स्ट पेज पे पढ़ते हो ना कि यूनिटी वगैरह के लिए हम लोगों ने बहुत फोकस किया कि सबको कैसे यूनाइट कर सकें। जब ये यहाँ आए उन्होंने क्या किया, 2 साल बाद, याद रखना आए कब थे, 1915 में। उसके 2 साल बाद क्या हुआ, गांधी जी ने
सबसे पहले अगर चले गए चंपारण बिहार में, एक्चुअली चले नहीं गए, इनको कोई लेके गया था यहाँ से। उसको तुम हिंदी की बुक में एक जगह पढ़ते हो, यहाँ पे तो इतना कुछ खास नहीं है। इनको कोई यहाँ से लेके गया, कहाँ, चंपारण बिहार में। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को बोला कि तुम जो है अपने जो प्लांटेशन सिस्टम है उससे थोड़ा सा बाहर आओ, क्योंकि वहाँ के प्लांटेशन सिस्टम में ऑलरेडी लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, ये 1917 की बात है। क्रॉप फेलियर हुआ, नेक्स्ट लाइन में ही पढ़ोगे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी गए थे एक्चुअली ये। क्रॉप फेलियर हुआ, लोग पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो और ऊपर से जब काम करवाते थे ना, ऐसी एक कंडीशन समझो जहाँ काम भी करवा रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ ही काम करो और खाओ भी हमारे यहाँ। खाओ क्या, अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी मिलेगी। ठीक है, मतलब हालात एकदम बढ़िया से ख़राब। तो गुस्सा आने वाली चीज़ थी ना। तो वो चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए लड़ें, तो गांधी जी वहाँ गए थे और इन्होंने जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट करी, और हालांकि एट लास्ट जो पीजेंट्स थे उनको बचा लिया। लेकिन पता है, जब वहाँ गए थे उन्होंने हालात देखे थे, थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। जब ये वहाँ गए थे और वहाँ हालात देखे थे तो पता लगा कि जो वहाँ के ही लॉयर्स थे ना, उन्होंने उनको क्या किया था, प्लांटेशन वर्कर्स को फंसा रखा था। मतलब वो इनसे भी पैसे लेते थे और ब्रिटिशर से भी पैसे ले लेते थे कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे ये वर्कर्स कॉन्टीन्यूसली तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उनके लिए केस के पैसे लेते थे, उनको केस लड़ते ही नहीं थे। ये गांधी जी ने वहाँ जाके स्टडी किया था, एक हिंदी का चैप्टर है, वहाँ पढ़ोगे तुम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुँच गए, कहाँ पे, गुजरात में। वहाँ पे भी क्रॉप फेलियर, प्लेग वगैरह की वजह से पीजेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऊपर से रेवेन्यू इतना हाई कर दिया गया कि एकदम से लोगों की हालत ख़राब थी कि रेवेन्यू से वो चाहते थे हमें कुछ नहीं थे यार, काम करवा रहे कोई बात नहीं, कम से कम हमसे टैक्स ना लें, इतना हैवी टैक्स ना लें, क्योंकि हमारे बस की नहीं है कि हम क्या करें, टैक्स से बच पाएँ। ठीक है, ये सब वो सोच रहे थे। वहीं पे तब उन्होंने जाके वहाँ पे पंगे किए और फिलहाल में एट लास्ट बचा लिया। 1917 की बात ही है, दोनों याद रखना, चंपारण बिहार और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। फिर 1918 में क्या हुआ है, ये अहमदाबाद का अभी सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह आयन लॉन्च कर दिया था, वही चल रहा है लगातार। 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद चले गए, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स को, ठीक है, दैट्स कॉटन मिल वर्कर्स को क्या किया, तो वहाँ पे बचा है, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, जैसे कहीं फैक्ट्री में काम करवाना और ओवर टाइम ना देना, ये बिल्कुल वैसे ही था। ओवर टाइम ना देना, 8 घंटे काम करवाना, पैसे ना देना, लेडीज़ की तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो उस समय, बुरे हालात थे। लेडीज़ देखना अभी बहुत लास्ट में जाके मूवमेंट्स में इकट्ठी होती हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो सत्याग्रह ये चला रहे थे, उसी के बीच में क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने 1919 में रॉलेट एक्ट निकाल दिया। मतलब 2 साल बाद इन्होंने पंगे करने शुरू किए, और जब इन्होंने पंगे किए उसके 2 साल बाद, ठीक है, 1915 में, 1917 में पंगे किए थे। 1917 के 2 साल बाद मतलब 1919 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट निकल आया। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या था कि कोई भी इंडियन अगर ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई षड्यंत्र रच रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उसको बिना किसी सोचे समझे या फिर बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ट्रायल के बगैर ही, विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए उसको जेल में डाल देना, ये था। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या बोला कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, अब सत्याग्रह नहीं चलेगा, धर्म के मार्ग पे नहीं, हम कुछ और का चालू करने वाले हैं, उसको बोला सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये कम्प्लीटली था नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और ये अनजस्ट लॉ है, मतलब बिना मर्जी के, बिना पूछे किसी को भी डाल लो पकड़ के, कि तुमको लगा कि हाँ ये शायद कर रहा होगा, 4 लोग खड़े हो गए, जैसे दीपावली होली पे होता है, और जेल में उठा के डाल दिया जाता है। ठीक है, दीपावली होली पे भी एक्चुअली मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी भी ऐसा है ना कि अगर त्योहारों के टाइम में या फिर कोई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिस पे लगता है गवर्नमेंट को दंगे हो सकते हैं, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग खड़े होते हैं कहीं पे, तो उनको जेल जाने की संभावना हो जाती है कि हाँ हो सकता है जेल में डाल दिए जाए। हालांकि वो 2 साल के लिए नहीं, बट उस टाइम में क्या था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जो कि 1919 में आया था, किसी को भी बगैर बोले 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। उन बस गवर्नमेंट को लगना चाहिए शायद गलत काम कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल को हड़ताल कर दी, और हड़ताल के बाद ये जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा बेकार होने लग गई, लगातार लोग रोड पे आने लग गए और हड़ताल बढ़ती चली गई। अमृतसर में ये बहुत ज़्यादा पीक पे था, तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक मार्शल लॉ स्टार्ट करते हैं। मार्शल लॉ के अगेंस्ट में अंडर में क्या होता है, देखो मार्शल लॉ होता है कि जब हम क्या करते हैं, पावर आर्मी को दे देते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, आर्मी को पावर दे देती है, दैट इज़ मार्शल लॉ। और इस मार्शल लॉ के अंडर में क्या था
कि जो जनरल डायर थे उन्होंने कमांड को लिया था, ठीक है। और जनरल डायर देखो एक अच्छा इंसान तो नहीं था, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और गंदा बोल सकते हैं, हमारे इंडिया के लिए तो बहुत ही मक्कार, ठीक है। फिर वहाँ से इधर से भी कोई गया था, जाके उसको ठोक के आया वहीं पे, चला गया था यहाँ से वापस, ठीक है। ये देखोगे बाद में, अभी मज़ा आएगा। 1913 में क्या हुआ ना कि जलियांवाला बाग के अंदर हमारे काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो भी इकट्ठे हुए थे बेचारे। ऐसा ना उस दिन आसपास में बैसाखी का मेला था। अब जब बैसाखी होती है तो पता ही है सिखों का त्यौहार है, सिख अच्छे खासे इकट्ठे हुए थे और जलियांवाला बाग जो है बिल्कुल गोल्डन टेम्पल से 200 मीटर की दूरी पे। तो क्राउड बहुत सारा इकट्ठा हुआ, ये लोग बाग में बैठे हुए और बाग में अचानक से वो पहुंच गया और पहुंच के उसने क्या किया, जो मेन एंट्रेंस गेट है एंट्रेंस गेट को लॉक कर दिया और गोली चलवा दी, बोला जितने हैं सबको मार दो तुरंत, ठीक है। मार्शल लॉ के अंडर में उसने फटाक से लॉ इम्पोज करके और सबको गोली मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। जब गोली चलाई गई तो जो आसपास के लोग थे उनके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर तैयार हो गया कि यार पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर डाले, गोली भी मार सकती कहीं पे भी। अब जो पहले से वॉर चल रहा था, मतलब जो मूवमेंट चल रहे थे, वो मूवमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे ख़राब होने लग गया। लोग जो भी रोड पे आ रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, सबको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मीन पे ऑपरेस्ट किया बहुत ज़्यादा ही, कि नाक रगड़ो, हमें सल्यूट करो, सलाम करो, साहिब बोलो हमको, ये सब कुछ किया गया। और ये जो प्रॉब्लम्स थी बढ़ती चली गई। फिर एट लास्ट गांधी जी ने क्या किया कि ये जो मूवमेंट है इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। जब ये मूवमेंट क्लोज़ कर दिया उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी लगातार सोचते रहे कि यार अभी कुछ करना चाहिए, इस तरह से हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। उनको एक चीज़ सूझी कि यार हमने ना हिंदू को बस लिया, शायद अगर इसमें मुस्लिम भी होते तो एक जगह पे वार नहीं होता कहीं पे, ठीक है। कि ये जलियांवाला बाग के बाग में पहुंच गए, एकदम से सिखों के ऊपर पहुंच गए या हिंदूज़ पे इन्होंने अटैक किया, इस तरह से नहीं होता। तो इन्होंने एक उस समय चीज़ चल रही थी कि एक बात थी कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या होगा, जो ओटोमन तुर्की है, ठीक है, ओटोमन एम्पायर है, वो हार जाएगा और जो उसके एम्परर हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको ये लोग क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो जो हमारे यहाँ के दो मेन मुस्लिम लीडर्स थे, इनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली, एक्चुअली ये ब्रदर्स कहलाते हैं, ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आपके जो लीडर हैं वो हो सकता है जल्दी प्रॉब्लम में फंस जाए, इनके नाम याद रखना एक्चुअली। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि हम क्यों ना कोई ऐसा चीज़ चलाते हैं या फिर कोई मूवमेंट चलाते हैं जिस मूवमेंट में क्या हो कि हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के साथ मिल के क्या करें, ब्रिटिशर्स को कमज़ोर कर दें और ये हमारे खिलाफ इतनी ज़्यादा षड्यंत्र ना रच पाए और ओटोमन एम्पायर का जो लीडर है वो भी बच जाएगा। तो इन्होंने कलकत्ता सेशन में सितंबर में जो कि हुआ था, कलकत्ता सेशन में 1920 के, ये बात रखी कि हम एक मूवमेंट चलाने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक्चुअली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ध्यान से समझ लेना, इसका मीनिंग होता है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे। एक बुक थी हिंद स्वराज 1909 में, महात्मा गांधी जी ने उसमें एक डिक्लेयर किया था कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं इन इंडिया में, ब्रिटिशर्स रूल जो भी चालू हो रहा है और जो हम जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं वो सब हमारे कॉपरेशन की वजह से हो रही है। मतलब हम उनको आज़ादी दे रहे हैं और ये करने का उनको राइट दे रहे हैं, इसीलिए वो हम पे हुक्म चला रहे हैं और इसी वजह से हम पे रूल कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम ये करना बंद कर देंगे और इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, सबको बोला कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हमारे कॉपरेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो एकदम से सब चीज़ें वाइकेट करना, जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स वगैरह को और आर्मी पुलिस इन सब में जाना बंद कर देना, ये सब कुछ होना शुरू हो गया। उस समय कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल वगैरह को लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। और फॉरेन गुड्स का देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेन गुड्स में क्या था, जैसे कि हम लोग विदेशी कपड़ा पहनना बंद कर देंगे, ठीक है, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स जो बाहर से आ रहे हैं वो नहीं पहनेंगे, खादी कपड़ा पहनेंगे, ठीक है, इंडिया के लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये सब कुछ था उस समय। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बहुत सारे टूर वगैरह भी करना शुरू किया। महात्मा गांधी, शौकत अली, इन्होंने बहुत सारे टूर किए, आसपास के लोगों को समझाना शुरू किया कि आप इस मूवमेंट से जुड़ें, तभी हम जो इतने सालों से फेस कर रहे हैं उसको फेस करना बंद करेंगे और हम लोग आज़ादी की तरफ चल पाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा जो इलेक्शन काउंसिल होने वाले थे 1920 में, उसके लिए ना जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कंसर्न थी, थोड़ा सा परेशान थी कि शायद ऐसा करने से दोबारा, अभी हम लोगों ने एक मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, ये दोबारा चला के फिर से दिक्कत हो जाए। तो हालांकि एट लास्ट नागपुर सेशन जो हुआ दिसंबर 1920, अभी एक इससे पहले सेशन था 1920 में सितंबर में, ठीक है। अभी कब सेशन चल रहा है हमारा, नागपुर सेशन 1920 दिसंबर में, ये यहाँ पे
अगस्त में था, है ठीक है। अब हमारा कब है? दिसंबर में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना थोड़ा सा। जो 1920 के बाद क्या हुआ, हमारा 1921 में फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलना शुरू हो गया। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इसका पूरा नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंडर में क्या थे, खिलाफत मूवमेंट भी ले लिया गया कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए भी काम किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने स्कूल्स में जॉब करना बंद कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे, टीचर्स ने छोड़ दिया। एक्चुअली ऐसा है ना, जितने भी मूवमेंट्स हैं सब में मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। फॉरेन क्लोथ चलाना शुरू कर दिया और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम छोड़ना बंद कर दिया लोगों ने कि हम नहीं देंगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, अब अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करेंगे। और इसी के बीच में जो फॉरेन क्लोथ्स थे ना, उनकी एकदम से मात्रा घट गई, मतलब उनको बहुत गहरा घाटा हुआ। 102 करोड़ से लेके डायरेक्टली 57 करोड़ रह गया। तुम ये मत लिखना, करोड़ मत लिखने बैठ जाना कि हाँ सर इतने से इतना करोड़ रह गया। तुम्हें क्या करना है, देखो ये यहाँ पे है, तुम्हें करोड़ नहीं लिखने या फिर रेट नहीं लिखना, तुम्हें क्या लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से फॉरेन क्लोथ्स की वैल्यू डाउन हो गई और हमारे यहाँ का जो हैंडलूम था, इंडियन टेक्सटाइल था, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया। बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन imported clothes and bearing only Indian ones producing of Indian textile mills and handlooms went up, ठीक है। जो इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम्स था वो एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। लिक्वर शॉप जला दी गई। एक्चुअली लिक्वर का ना उस समय बहुत मोटी आमदनी थी उनकी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो रोड पे आ गए, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट में क्या किया, एक मूवमेंट चालू कर दिया, बोले हम भी अब कॉपरेट करेंगे नहीं, हम उनके स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम वापस अपने पाठशालाओं की तरफ मूव करेंगे। टीचर्स ने बोला हम अपने वापस पाठशालाओं में पढ़ाना शुरू कर देंगे, बाहर के क्लोथ्स पहनना बंद कर देंगे, खादी कपड़ा पहनेंगे, चरखे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, अपने काम करेंगे, ये सब कुछ शुरू हो गया। हालांकि इसी मूवमेंट को बाहर के लोग, जैसे टीचर्स ने अलग तरीके से देखा, स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि हम स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है। जो पढ़ा लिखा आदमी जो जॉब की एज में था उसने क्या बोला, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं देंगे हम लोग, अंग्रेज़ों के लिए काम नहीं करेंगे, अब हमारी खुद की गवर्नमेंट आएगी कुछ दिन बाद, हम उसके लिए ही काम करेंगे। वहीं पे कुछ ऐसे थे जैसे बाबा रामचंद्र अवध में, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, जैसे तालुकदार, ठीक है, इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाना। तालुकदार कौन थे, एक्चुअली ऐसे ना कुछ लैंडलॉर्ड्स वगैरह या फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, फाइट की। बोले हम लोग अब कोई भी पेमेंट नहीं दिया करेंगे या फिर कोई भी टैक्स नहीं दिया करेंगे, ठीक है। इनको बेगार करनी पड़ती थी। ये क्या था, लेबर दैट प्लेस टू फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, ऐसी लेबर जिसको काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पेमेंट के, ठीक है, ये बेकार था। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम ऐसा नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो जो हमारे बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के काम किया है। कैसे कि इन्होंने मिलके नेहरू जी के साथ एक औध किसान सभा चलाई थी। औध किसान सभा, बस याद रख लेना, औध किसान सभा चलाई थी, जिसके अंडर में 300 ब्रांचेस ऑलमोस्ट रेडी करी और पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक लहर लेके आ गए, फैला दिया, ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम की चीज़ है भाई, लग जाओ फटाफट और हमारा देश अब आज़ाद हो जाएगा। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो जैसे जंगलों की तरफ रहते थे, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू का क्या था, यहाँ पे नाम है अलूरी सीताराम राजू, एक भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक्चुअली ये गांधी जी के बड़े फ़ैन थे, बट ये सीधे साधे नहीं थे कि हाँ बस प्यार से बोलो कि हाँ सत्य की राह पे चलना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं था। ये थोड़े से गुस्से वाले थे कि एक मूवमेंट लड़ाएंगे। इनके अंडर में ही चलना शुरू हुआ था एक गोरिल्ला बार, सुना है ना गोरिल्ला बार। गोरिल्ला बार के अंडर में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग पीछे से छुप के वॉर करना, और तगड़ा वॉर होता है वैसे फ़िलहाल में, देखोगे थोड़ा सा शिवाजी की कुछ मूवीज़ वगैरह हैं, गोरिल्ला बार बहुत फेमस वॉर है। उस तरीके से लड़ने की ट्रिक इन्होंने निकाली, हालांकि वो पहले से इन्वेंटेड थी लेकिन ये उसी ट्रिक से लड़ते थे। तो महात्मा गांधी जी के अच्छे वो होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों को बोला कि अब हम क्या करेंगे, एक वॉर लड़ेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और हम लोग कोई भी अपने, जैसे वो हमको जंगल में जाने से रोकते हैं, अपने प्लांट की चीज़ों को यूज़ करने से रोकते हैं, वो अब हम सब नहीं मानेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे फॉरेस्ट में, ग्रेजिंग करेंगे, फ्रूट्स को कलेक्ट करेंगे, सब कुछ अपना नॉर्मल करेंगे, अब अंग्रेज़ों के अंडर में नहीं रहेंगे। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने क्या किया था ना, जंगलों में जाना मना कर दिया। तुम 9th क्लास थोड़ा बहुत पढ़े हो, फिलहाल मैं एक रिकॉल कराता हूँ मैं। इन्होंने जंगलों में जाना बंद कर दिया, तो बोला फॉरेस्ट की चीज़ें यूज़ करना बंद करो, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, बाहर नहीं जाओगे तुम लोग, जो ट्रेडिशनल राइट्स थे इनके जंगल में जाने के लिए वो सब बंद कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ये पढ़ लेना,
ठीक है, इन्होंने बंद कर दिया। और जो वेगार है उसके लिए भी इन्होंने बोला अब हम नहीं करेंगे ऐसा, अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक है। तो जो जंगल में जाने के राइट बंद थे वो सब इन्होंने वापस चालू करने की कोशिश करी। हालांकि ये एट लास्ट पकड़े गए थे और अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं 1924 में मारे गए, लेकिन एक फॉक हीरो की तरह ये आज भी पूजे जाते हैं वहाँ। फिर प्लांटेशन वर्कर्स थे, जिन प्लांटेशन वर्कर्स को क्या है, ज़बरदस्ती एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को एक जगह पे बोल दिया गया था तुम यहीं रहोगे, यहीं खाओगे और यहीं काम करोगे। उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी बाहर जाने की। हालांकि इन्होंने क्या किया, बोले गांधी राज आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बाहर मूव करने की कोशिश की। हालांकि ये पकड़े गए और बुरी तरह से पुलिस वालों ने इनको मारा, ब्रूटली बीटन अप, ठीक है, लिखा है ना लास्ट में, ब्रूटली बीटन अप। बहुत गंदी तरह से इनको मारा, क्योंकि देखो छोटे 2 4 6 10 लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम ऐसा करेंगे और चले जाएंगे, ये थोड़ी पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। तो इन्होंने वो किया, लेकिन फ़िलहाल में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और एट लास्ट जो स्वतंत्र भारत का सपना देखा जा रहा था, स्वराज का या बोले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चालू किया गया था, वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है 1922 में। उसके बाद क्या हुआ, जब चौरी चौरा हत्याकांड शुरू हुआ तो गांधी जी ने बोला कि यार ये फिर से थोड़ा सा वायलेंट हो गया है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को चालू नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। जब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, मतलब ये क्या हुआ ना, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, अभी हम पढ़े थे ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब वो बंद हो गया तब क्या किया, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट दोबारा से रिलॉन्च करने की बात करी गई। हालांकि पहले जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारे बिजनेसमैन थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को या फिर बोले हमारे नेशनल कांग्रेस को, बट इनको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले। जैसे अभी हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करी थी, उस समय कुछ बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन को लगता टैक्स देना बंद कर देंगे, ये आम बिजनेसमैन के लिए था कि हम लोग टैक्स नहीं दिया करेंगे। तो लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने बोला अब हम भाई सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। हालांकि जो नागपुर के कुछ लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे उसके बाद भी, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो भी डाउन होने लग गए 1926 के बाद, जिसका तुम्हें इतना काम नहीं है। बट 1930 के आसपास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा हुआ, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक साइमन कमीशन लेके आए थे, ठीक है, स्टैचुरी साइमन कमीशन उसका पूरा नाम था। तो साइमन कमीशन लेके आया और साइमन कमीशन में क्या था कि कोई भी जो इंडियन है वो हमारा क्या है, उसमें सिविल सर्विसेज में भर्ती नहीं लिया जाएगा, वो सिविल सर्विसेज में ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा था इस साइमन कमीशन के अंदर। एक भी सिंगल पर्सन नहीं था साइमन कमीशन में। हालांकि जब गांधी जी ने इस चीज़ के बारे में बात करी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ एक, लेकिन स्टिल हमारी वही हालात रहे। लॉर्ड इरविन जो है, इसको इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, पता, हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाया तो उसमें बोलते थे साइमन गो बैक। इसी में लाला लाजपत राय जो है जख्मी हुए थे। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें उससे मतलब भी नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे गए भी थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, बट उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, वापस वैसे के वैसे ही लौट आए। और उसके बाद क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की बात हुई कि अब हम पूरा फुल इंडिपेंडेंस लेंगे, हमें मतलब नहीं है इन लोगों से, ठीक है। पहले इतना था कि अंग्रेज हमारी बात मानने लगे, सब कुछ करने लगे, अब पूर्ण स्वराज की बात होने लग गई कि पूरा का पूरा देश हमारे अंडर में होना चाहिए। फिर गांधी जी ने बोला कि अगेन हम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। और 1931 में क्या हुआ, जो इरविन पैक्ट था उसके अंडर में सॉल्ट लॉ लगा दिया गया। सॉल्ट लॉ में क्या था कि जो हमारे नॉर्मल लोग भी थे, जैसे कि उनको अब सॉल्ट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। देखो सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यूज़ करते हैं, हर खाने में हर जगह यूज़ होता है। मतलब सॉल्ट पे टैक्स लग रहा है हमारा, तो हम उस चीज़ को तो भाई चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ से हट जाए। तो सॉल्ट लॉ लगने के बाद क्या हो, गांधी जी के दिमाग में एक चीज़ आई, यार सॉल्ट लॉ लग रहा है, अगर हम इसके अंडर में चाहें तो सबको बुला सकते हैं, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी, लेडीज़ भी, सब आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 11 मार्च को, ठीक है, कुछ डिमांड्स करी थी। एक्चुअली पहले 11 डिमांड्स की बात की गई थी 31 जनवरी 1930 में वाइसराय इरविन के लिए, बट वो डिमांड्स में कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात थी, पीजेंट्स के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने करी थी, सॉल्ट टैक्स हटाने की बात करी थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया, 11 मार्च को
1931 में सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, ठीक है। अब सॉल्ट मार्च के अंडर में क्या था, लगभग वो इन लोगों के 78 वॉलंटियर्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और साबरमती आश्रम से चल के डांडी तक था। इसको डांडी मार्च के नाम से बोलते हैं, सॉल्ट मार्च को डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं क्यों सर डांडिया खेला गया, नहीं डांडिया नहीं खेला गया था, ये डांडी तक था, जो कि लगभग 240 माइल्स था साबरमती आश्रम से, और 24 डेज लगे थे, मतलब लगभग 10 माइल्स आ डे ये चलते थे। और फाइनली जब ये वहाँ पहुँचे, इन्होंने जो सॉल्ट है वो अपने हाथों से बनाया बाय बॉइलिंग सी वाटर, और सॉल्ट जो है, जो पानी है उसको रिमूव कर दिया, सॉल्ट जो है निकाल लिया, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंग्रेज उसका ठीक है जेल में डालना है डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट इतने सारे लोग थे तो उनको जेल में नहीं डाला गया और सॉल्ट लॉ एट लास्ट ब्रेक कर दिया गया। अब जो हमारी सॉल्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था, ठीक है। अगेन दोबारा से वही पुरानी वाली कहानी, लिक्वर को बंद कर देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो फॉरेन क्लोथ्स हैं वो भी नहीं यूज़ करेंगे, चौकीदार जो टैक्सेस वगैरह देते थे वो बंद कर दिया, जो मतलब नॉर्मल लोग थे उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। तुम यही कहानी घुमा फिरा के लिख सकते हो, बार बार नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। टैक्स देना बंद कर दिया, हमारे जो विलेजर्स थे जंगलों में जाने के लिए कोशिश करी उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ें लिख सकते हो। जो हमारे बिजनेसमैन थे उन्होंने बोला कि हम हर चीज़ पे टैक्स नहीं दे सकते, ताकि एट लास्ट क्या हुआ, 1930 में ही एक अबुल गफ़ार खान थे, जो एक बहुत अच्छे एक डिसिपल थे। डिसिपल का मतलब क्या हुआ ना, कि गांधी जी के बहुत बड़े भक्त टाइप के थे। उन्होंने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया गया। जब उनको जेल में डाला गया तो बहुत सारे रिवॉल्ट छिड़ गए, मतलब लोग रोड पे आ गए लड़ने के लिए, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो अगेन फिर से वही कहानी 2 बार हो चुका है ना, कि गवर्नमेंट को बार बार झगड़ा हो जाता था, गांधी जी को दोबारा से बंद करना पड़ा था। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, गांधी जी ने दोबारा से इस चीज़ को बंद कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, जो मूवमेंट है वो एक पैक्ट में कन्वर्ट हो गया, किसके साथ, इरविन के साथ। बोले हम इरविन के साथ क्या करेंगे, बातचीत करके इस चीज़ को सुलझाएंगे। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस को बायकॉट ही कर दिया गया, तुम नहीं होगे। फिर हालांकि लंदन में बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका फ़ायदा नहीं निकला। लंदन में गांधी जी गए और रिटर्न डिसअपॉइंटेड, ठीक, खाली हाथ लौट के चले आए। जो गफ़ार खान थे और जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों के दोनों जेल में डाल दिए गए उस समय। तो इस तरह से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं निकला। हालांकि जो लोग थे वो मूवमेंट्स को अलग अलग तरीके से देख रहे थे। मैं तुम्हें बताया ना कि पूरे पूरे देश में चीज़ ठंडी हो गई थी, लेकिन नागपुर में कुछ लोग थे, नागपुर वाले सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। स्पेशली जो छोटे छोटे वर्कर्स थे, काश्तकार थे, वो सब के सब काम कर रहे थे। हालांकि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट 1931 में जब टूटा, उसके बाद गांधी जी ने फिर से कोशिश करी कि हम क्यों ना सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट दोबारा चलाएं, बट ये बंद हो गया, ठीक है। अब गांधी जी की एक इच्छा थी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करें, सबके सब एक साथ आ जाएं। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इतनी आसानी सब लोग साथ नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग समझदार भी हो रहे थे। CR दास वगैरह जो मैंने नाम लिए हैं पहले, ये हमारे यहाँ एक अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, ठीक है। लॉ वगैरह में बहुत ज़्यादा एक सुपर लेवल के लोग थे, क्योंकि इन्होंने, तुम पढ़ोगे आगे चल के, इन्होंने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी काम दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने हाथ बटाया अच्छा खासा। तो और एक अंबेडकर जी आ गए, अंबेडकर जी ने भी क्या किया कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें साथ दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या था ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो अंडर में आ रहे हैं तो उन्होंने एक चीज़ की मांग करी, बोला क्यों ना तुम हमारे यहाँ लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनको एक प्रॉपर जगह दे दो अपने हर जगह पे, जैसे कि उनको जॉब में भी और पॉलिटिक्स में भी। लेकिन गांधी जी इस चीज़ पे मना कर दिए, बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो लोग क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और वहीं पे एक और भी थे हमारे यहाँ, मुस्लिम थे, जिनका तुम बहुत अच्छे से नाम सुनते हो सकता है कई बच्चे सुनाते भी हो उनको, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की भी यही इच्छा थी कि हमारे यहाँ से क्या करो, उनको रिमूव कर दो। तो जब ऐसी चीज़ें चल रही थी तो क्या हुआ कि गांधी जी ने बोला ये सब कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ, जो अनटचेबल्स हैं वो ऊपर रखे जाएंगे, जिनको उन्होंने हरिजन बुलाया, और हरिजन्स के नाम से फिर उन्होंने कुछ खुद भी काम किया, जैसे बाथरूम साफ़ करना, ठीक है, टैंक्स वगैरह साफ़ करना, ये सब उन्होंने खुद भी किया इस नाम पे कि हरिजन्स हैं भाई। वो भंगी जो स्वीपर्स वगैरह हुआ करते थे, इनको अनटचेबल्स मानते थे। लिखा हुआ है तुम्हारी बुक्स में, भंगी स्वीपर, ठीक है, अनटचेबल्स। तो इनको बोलते थे इनसे ना छूने से पाप लग जाता है, बट ऐसा गांधी जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है,
कोई पाप वाप नहीं लगता। ये हम लोगों की क्या है, थिंकिंग है, जो हम ऐसा मानते हैं। तो हालांकि फिक्स जगह तो नहीं थी, बट यही चीज़ जो है आगे चल के हमारे देश को अलग अलग करने में मतलब एक मेजर रीज़न बन गया। इससे पहले जो इन्होंने मांग करी थी वही हमारे आगे चल के देश को अलग अलग कर दिया। और जो मुस्लिम के लिए वो एक अलग देश बन गया। बोले कि हम इंडिया में माइनॉरिटी फेस करेंगे अगर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तुम्हें पता है जो हमारे देश को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी गोली दी गई थी। अंग्रेज़ों ने बोला कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, अपने कुछ सैनिक हमें दे दो। मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, लेकिन बोले हमें कुछ सैनिक दे दो और हम क्या करते हैं, तुम्हारा देश छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि कुछ फोर्स रिक्रूटमेंट हुई भी थी कुछ हद तक। तो एट लास्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बस एक बेसिक रीज़न की वजह से कि हमारे देश में क्या है, सब लोग एक जैसा फील नहीं करते हैं, ये बोल दिया उन्होंने। हालांकि ऐसा नहीं है, आज भी देखो तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक तरफ असम है, इतना ज़्यादा वेरिएशन है। अगर गौर से देख के आओ तो वेरिएशन के नाम पे ऐसा समझो कि हमारे यहाँ तो सब कुछ मिक्स है, ठीक है, इतना ज़्यादा मिक्स सब्जी फेल हो जाए, इतने बुरे हालात, ठीक है। और हम सब मिलजुल के रहते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। इतना बड़ा ट्रेडिशन होने के बाद, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बाद, अभी भी कोई मिल जाए हमको तमिल वाला तो हम क्या बोलते हैं, नहीं यार अपना है, ये है ना, इंडियन है। ये देखो यार इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो हमारे अंदर क्या था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, हम लोग एक साथ मिलजुल के रहने की आदत थी। हमारे कुछ ऐसी चीज़ें बनी जैसे कि कुछ मूर्तियाँ बनना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम लिखा 1870 में, और उसको गा के आज भी जोश आ जाता है। वंदे मातरम सुने ना, तो वंदे मातरम सुन के आज भी जोश आ जाता है। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में बंगाल में गाया गया, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, एक फेमस इमेज बना दी भारत माता की। एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, क्यों हमेशा एक स्पिरिचुअल लेडी की ही इमेज बनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन पीछे एक बेसिक सा रीज़न है कि यार इमेजेस बनाने में क्या होता है ना, कि हम लोग माताओं को ऊपर रखते हैं। हम बोल देते हैं ना, रोड चलते भी किसी को माता बोल देते हैं, रोड चलते किसी को भी पिता नहीं बोल देते। तो वही माता को ऊपर रखा गया कि उनको लगाता है कि क्या करेगी, हमारे पूरे देश को एकजुट करने में काम करेगी धरती माता, ठीक है, वैसी भारत माता। और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और हमारे यहाँ एक ट्राइकुलर फ्लैग बनाया गया, तिरंगा, उसके बीच में एक चक्र, ठीक है, जिसको कई बार चरखा भी बोल देते हैं, चक्र बनाया गया, जिसको हम लोगों ने एक अपना नेशनल सिंबल बना लिया। हालांकि इसका इतना कोई काम नहीं है, बस इतना ही याद रखना कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें एक साथ जुट करने में काम लगाएं। तो एकजुट करने में नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल फ्लैग ने इकट्ठा करने में कुछ गाने वगैरह, ठीक है, जो फोक ट्रेडिशंस वगैरह थे उन्होंने हमको इकट्ठा करने में काम किया, और कुछ न्यूज़पेपर्स और बुक्स वगैरह जो थी उन्होंने, और कुछ सॉन्ग जैसे कि वंदे मातरम, इन्होंने इकट्ठा करने में हम लोगों को हेल्प करी। और हम सब एक ही जो बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इससे राइज हो गई। बस इस चीज़ को लिखना है। देखो किसी को भी क्वेश्चंस वगैरह चाहिए ना तो मेरे एक बार टेलीग्राम पे हाई ड्रॉप कर दो, मैं डेमो दिखा देता हूँ, वहाँ पे डेमो में देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस है। अगर इंटरेस्टेड हो तो उधर आ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अभी फ़िलहाल में बहुत से बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर नहीं आता, तो उनके साथ एक बार शेयर कर दो, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की मदद हो जाए और मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अपने साथ वालों को और मुझे भी। चलो, थैंक यू।